समोत्पाद वक्र बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने उपभोग के अंतर्गत पढ़ा था, तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र हमें ये बताता है कि यदि दो वस्तुएं हों तो दोनों वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि कहाँ मिलती है। अर्थात वह तटस्थता वक्र ये बताता है कि दो वस्तुओं के संतुलन बिंदु जहाँ होंगे वहाँ पे उपभोक्ता संतुष्ट होगा, और उन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींच ली जाए तो इसे ही तटस्थता रेखा कहते हैं। यानी वहाँ पर दो वस्तुएं होती हैं और उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है हर बिंदु पे, हर संयोग पे। वैसे ही जो समोत्पाद वक्र है वो किसी उत्पादक के संतुष्टि यानी उत्पादक के उत्पादन की बात करता है। जैसे तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि की बात करता है, अधिकतम संतुष्टि, वैसे ही समोत्पाद वक्र अधिकतम उत्पादन की बात करता है दो साधनों से। जैसे हमने मान लिया कि एक श्रम और 15 पूंजी, ये दो साधन हैं। एक श्रम और एक पूंजी, ये दो साधन हैं, और जिसमें श्रम की 1 इकाई यूज हो रही है और पूंजी की 15 इकाई। इन दोनों से उत्पादन किया जाए तो हमें मान लेते हैं कि 2 क्विंटल का प्रोडक्शन मिलता है, इतना। और अगर हम इसी को 2 श्रम कर दें और इसको 12 पूंजी कर दें तब भी हमें 2 क्विंटल का प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो है दोनों बिंदुओं पे प्रोडक्शन वही है। अब ऐसे जो तमाम संयोग बनेंगे दोनों साधनों से, उन सारे संयोगों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए तो वो समोत्पाद वक्र कहलाती है। और समोत्पाद वक्र जो है वो किसी उत्पादक के सबसे अच्छे संयोग को बताता है। मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर हम इस बात का, इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढें तो इसकी ज़रूरत यह है कि उत्पादक के सामने हमेशा ये समस्या रहती है कि वो कौन सा संयोग चुने जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले या सबसे ज़्यादा फायदा मिले, सबसे ज़्यादा लाभ हो। तो वो ऐसा ही संयोग एक के बाद एक प्रयोग करता है। लेकिन अब वो अगर ये समोत्पाद वक्र के बिंदु के हिसाब से अगर वो संयोग का इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, तो उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए समोत्पाद वक्र पढ़ाया जाता है। तो समोत्पाद वक्र तो समझ गए, दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जहाँ पर उत्पादक को सबसे अधिक उत्पादन मिलता है, ठीक है, और सभी संयोगों पर उत्पादक संतुष्ट रहता है, बराबर रहता है, कोई इधर उधर नहीं हो सकता। चलो हम इसको एक सारणी बना करके देख लेते हैं कि हम एक साधन ले रहे हैं श्रम और एक साधन ले रहे हैं पूंजी। ये हम सारणी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया श्रम और ये होगी यहाँ पे हमने पूंजी ले लिया, और उत्पादन हमारा समान होगा। जब उत्पादन समान होगा तो हम उसका कॉलम नहीं बनाते हैं, या बना भी लेंगे तो कोई वो नहीं है। तो श्रम हमारा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा श्रम की इकाइयाँ हैं। और हम ये मान ले रहे हैं उत्पादन हमारा 100 क्विंटल का हो रहा है, या जो इनकम है हमारी वो 100 है। अब वो 100 अगर हम उस जो प्रोडक्शन हुआ है उसको चाहें तो बेच करके हम रुपयों में निकाल लें, और चाहें तो उसकी क्वांटिटी निकाल लें। तो क्वांटिटी लिख लेते हैं, हम उसको अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो 100 क्वांटिटी उत्पादित होती है। तो और इसको श्रम पे मान लो 15 है, 12 है, इसको हम करते रहेंगे। तो मान लो एक उत्पादक है, उसको 100 क्विंटल या 100 के बराबर का प्रोडक्शन मिलता है। अब वो 100 का प्रोडक्शन करना है,
उसको 100 के बराबर का प्रोडक्शन करना है। और ऑप्शन है श्रम और पूंजी दो साधन हैं, दो साधनों से वो अपने उत्पादन को अधिकतम कैसे करेगा यही समोत्पाद वक्र बताता है। तो वो ऐसा ये संयोग प्रयोग कर रहा है। तो जब उसने एक श्रम लगाया तो 15 पूंजी की इकाइयां लगाए और पूंजी की 15 इकाइयां और श्रम की 1 इकाइयां मिला करके उसने 100 क्विंटल, चलो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 100 के बराबर का उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्पादन। और फिर उसने एक श्रम बढ़ा दिया और यहाँ पे पूंजी की 3 इकाइयां घटा दिया। तो इससे भी उसको उत्पादन कितना मिला? 100। ठीक है, ये दूसरा संयोग है। तीसरा संयोग क्या है कि उसने एक श्रम और बढ़ा के 3 श्रम कर दिया और पूंजी की यहाँ पे घटा करके हम मान लेते हैं कि 10 कर देता है। तो यहाँ उसने 2 छोड़ दिया, 2 कम कर दिया, तब भी यहाँ 1 बढ़ाया, यहाँ 2 कम कर दिया, तब भी उसको उत्पादन 100 के बराबर मिला। फिर उसने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, ये 1 इकाई और बढ़ा के 4 कर दिया, श्रम 4 कर दिया। और श्रम 4 कर दिया तो यहाँ पे जो पूंजी की है वो इकाइयाँ उसकी घटा देगा। तो कितनी घटाएगा? मान लेते हैं ये घटा करके 9 कर देता है, 9 कर देता है, तब भी उत्पादन उसका उतना ही है। और अब ये 1 बढ़ा करके 5 करता है, तब भी वो इतना 9 ही रहने देता है, तब भी उसका प्रोडक्शन उतना ही होता है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि उसका उत्पादन तो 100 ही रहता है, लेकिन वह संयोग अलग अलग करता है। अब इन सारे संयोगों पर वो चलता है तो इसको हर एक बिंदु पर उत्पादन उतना ही है। इसका मतलब है कि इसके हर बिंदु पर उत्पादक संतुष्ट है, उत्पादक इसके हर बिंदु पर संतुष्ट है, क्योंकि हर बिंदु पर उसको अधिकतम उत्पादन मिल रहा है। इससे ज़्यादा उत्पादन वो और कोई संयोग लगा करके नहीं उत्पादित कर सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वो और कोई भी संयोग पे उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसको चलो हम एक रेखा चित्र से भी देख लेते हैं। जैसा हमने तटस्थता वक्र देखा था, सेम वही है समोत्पाद वक्र। यहाँ पे हम लोग साधन यूज कर रहे हैं और वहाँ पे हम वस्तुएं यूज करते हैं। वहाँ उपभोग की बात है, तटस्थता वक्र में उपभोग की बात है, यहाँ पे उत्पादन की बात है। तो ये हमारा कौन सा है? साधन x है। ये हमारा क्या है? साधन x। साधन x से हम मान लो श्रम है हमारा, ये हमारा श्रम है। तो हमने साधन x को श्रम माना है और ये हमारा पूंजी है। ठीक है, या हम इसको y मान रहे हैं साधन। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु है। साधन हमारे कितने यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 साधन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना अधिकतम 15 है। कितना का ले लें? अगर 2 का ले लेते हैं तो 7 हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, अब जब एक श्रम का एक साधन यूज होता है तो पूंजी की कितनी इकाइयां? 15। इन दोनों को मिला दो, 15 कहाँ होगा? यहाँ पे। इन दोनों को मिला दिया यहाँ पे, ये संयोग हमारा A बन गया। अगर हम इसको संयोग लिखते, ये संयोग है तो हमारा ये संयोग, ये B संयोग, C D E, ये हमारे संयोग। और अब जब दूसरा साधन यूज कर रहा है तो दूसरे साधन पे श्रम का 2 साधन, तो पूंजी की 12 ये है और इसका ये यहाँ से मिला दो इसको, ये यहाँ पे यानी ये था, ये विसंयोग। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
फिर जब ये साधन श्रम का 3 साधन यूज करता है तो इसके 10 यूज करता है, इसका 3 तो ये 10 ये है, ये हमारा सी संयोग हो गया। और डी संयोग पे 4 और 9, ये क्या है 4 और ये कितना है 9 यहाँ पे जा, और इस पे 5 और 9 वही है, इसमें यानी कोई बदलाव हुआ ही नहीं। ठीक है, कुछ बदलाव होगा लेकिन वो बहुत कम है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। 1 से कम है, अब 1 से कम है वो हमें समझ में नहीं आया है ना, तो हमने उसको उतना ही कर दिया। ठीक है, अब इन सारे बिंदुओं को मिला दो। जब हमने इस सब को मिला दिया तो इसके हर एक बिंदु पे हमें कितना 100 के बराबर का प्रोडक्शन मिल रहा है हर बिंदु पे, है ना। तो ये सारे बिंदुओं को जो मिलाते हुए रेखा बन रही है वही रेखा हमारी समोत्पाद रेखा कहलाती है, समुत्पाद रेखा। इसका अगर हिंदी आप लोगों को आती हो तो इसका संधि विच्छेद होगा सम धन उत्पाद, शायद गुण संधि है, हमें नहीं पता लेकिन शायद गुण संधि होगी। तो ये समोत्पाद यानी सम उत्पाद, जिसके हर बिंदु पे उत्पादन समान हो, वो समुत्पाद रेखा है। ये साधन x है, साधन y है। पढ़ चुके हैं उपभोग में भी, जब हम लोग तटस्थता वक्र पढ़े थे तब हमने पढ़ा था तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, और तकनीकी प्रतिस्थापन की दर का सूत्र था MRS ऑफ XY। XY 2 वस्तुएं थी और इसका सूत्र था माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये जो है दोनों वस्तुओं के परिवर्तन के दर को बताता है। MRTS क्या है, MRS क्या है, दोनों उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब है कि जैसे हम लोग वहाँ पर ये देख रहे थे कि जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो जाती है, तो वही जो है MRS है। ये था उपभोग में। लेकिन जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में ये T लग जाता है, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ XY। XY यहाँ पे क्या है, X और Y दो उत्पादन के साधन हैं। वहाँ दो उपभोग की वस्तुएं थी, यहाँ पे 2 उत्पादन के साधन हैं। तो कल हमने एग्जाम्पल दिया था, एक श्रम है और एक पूंजी, 2 उत्पादन के साधन हैं, और इससे हमने जो समोत्पाद वक्र बनाया। समोत्पाद वक्र हमने एक श्रम साधन को और एक पूंजी, दोनों साधनों को लेकर के बनाया था। तो वो क्या है, समोत्पाद वक्र क्या है, समोत्पाद वक्र 2 वस्तुओं के 2 साधनों के उन विभिन्न संयोग बिंदुओं को बताता है जिन पर उत्पादक को समान उत्पादन मिलता है, जिनके हर बिंदु पे उत्पादक को समान उत्पादन मिलता है। तो चलो उसको हम एक बार MRS के रूप में बदलना पढ़ लेते हैं। तो पहले ऐसे समझ लो MRTS क्या है। MRTS जो है वो दोनों वस्तुओं के परिवर्तन की दर है, और ये परिवर्तन की दर को हम कैसे समझेंगे, इस परिवर्तन की दर को हम ये समझेंगे कि एक वस्तु या एक साधन, अब यहाँ पे वस्तु नहीं कहेंगे, यहाँ पे साधन कहेंगे। एक साधन में अगर परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी वस्तु में जो उसके बराबर छोड़ा जाता है, इसको ऐसे कह लो कि जब एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरे साधन की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है, यही जो है वो क्या कहलाता है, ये MRTS कहलाता है। या इसको ऐसे कहो कि एक वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है, एक वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए, एक वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए
दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु की एक इकाई मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है उसे ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहेंगे। अब हम उत्पादन में जब बात करेंगे तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहेंगे। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग पहले वाला ले लेते हैं। ये संयोग है हमारा, और ये हमारा श्रम है जिसको मान लेते हैं हम x वस्तु और x साधन, और ये पूंजी है जिसको हम लोग y वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लिख लेते हैं MRTS। तो जब संयोग हमारा A B C D E ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 संयोग हैं। 5 संयोग हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसका 5 साधनों का यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम श्रम की एक इकाई लगाते हैं तो पूंजी की मान लेते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है, बस इतना ही। तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है इसी को ही समझाना है, और ये लॉन्ग में आएगा। देखो, जो सारणी हम बना रहे हैं वो एक काल्पनिक होती है। हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आसान ये रहता है कि हम श्रम की पहली इकाई एक इकाई ले लेते हैं, तो इसमें हमारा जो क्रम आ जाता है तो इससे हमें आसानी मिल जाती है। अब हम इसी के अनुरूप यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, चलो एक काल्पनिक ही ले रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि ये है 17, y 17 है। श्रम की जब एक इकाई पूंजी लगाई जाती है तो y की 17 इकाइयाँ यूज में आती हैं। ठीक है, और जब ये श्रम की एक इकाई बढ़ा देता है यानी 2 इकाई हो जाती है, तो पूंजी की मात्रा है वो बढ़ करके हो जाती है और घट करके हो जाती है 12। घट जाती है ना, ये हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगी, और यही जो इसी की एक मात्रा बढ़ाने के लिए जितनी मात्रा हमने यहाँ पे छोड़ा है यही है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, तो इसको हम MRTS हमारा क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ये है परिवर्तन इसमें हो रहा है 12 और 17 माइनस 12 कितना हुआ 5। ठीक है, और यहाँ पे परिवर्तन कितना हुआ है 2 ऋण 1 बराबर 1 है ना। तो इसमें अगर सूत्र में हम रखेंगे ये क्या हो जाएगा 5/1 बराबर 5 अनुपात 1 है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। माइनस को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा माइनस लगा रहता है। तो ये हमारा कितना हो गया 5/1। अब चूंकि यहाँ पर तो कोई परिवर्तन की बात है नहीं, ये तो स्टार्ट है ना, परिवर्तन है नहीं कुछ, तो यहाँ पर तो हम MRTS नहीं मान पाएंगे कुछ। ठीक है ना। फिर अब चलो ये श्रम की हम एक इकाई और बढ़ा करके 3 कर देते हैं। श्रम की एक इकाई और बढ़ा लेते हैं और 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ मात्रा छोड़ेगा, तो ये कुछ मात्रा छोड़ेगा तो कितना छोड़ेगा, ये छोड़ देगा, मान लेते हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4/1, ये हो जाएगा। या देख लो यहाँ पे हम 12 माइनस 8
4:1 आगे। यहाँ पे चलो हम फिर यहाँ करते हैं, एक इकाई और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ कितना छोड़ देंगे। अब ये हमारा हो गया, मान लेते हैं 5, ठीक है 5 हो गया। तो अब ये कितना हो गया 3:1। अब फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो अब ये 2 छोड़ेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 3, तो 2:1। अब एक संयोग और हमें बनाना पड़ेगा, एक संयोग हमें और इसलिए बनाना पड़ा कि हमें ये 1:1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया 6। अब यहाँ कितना छोड़ेगा ये, अब ये हो जाएगा 2, अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 2 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1:1, ठीक। तो ये बनाना कोई कठिन तो है नहीं, इसको बना बनाया इसलिए ले लिया जाता है ताकि इससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप बना तो लोगे ना परीक्षा में। तो ये है हमारा MRTS। अब MRTS समझ गए कि हम x की एक मात्रा बढ़ाने के लिए y की जितनी मात्रा छोड़ेंगे, x साधन की एक इकाई बढ़ाने के लिए y साधन का जितनी मात्रा छोड़ देंगे वही हमारा MRTS है, वही हमारे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, ठीक है। अब इस यहाँ पे ये हमने 17 अपने आप से मान लिया, ऐसा कि ये हमारा लगभग ऐसा आ जाए। घटती होती है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं घटती तकनीकी प्रतिस्थापन की दर या तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती दर, ठीक है। तो घटती दर का मतलब होता है कि ये जो अनुपात है वो हमारा घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो घटते हुए क्रम का मतलब यही है कि हमें पता है उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। उत्पादन हमारा पहले सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा होता है।